हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। माय नेम इज़ मैत्री और मैं हूँ आपकी साइंस टीचर और मैं लेकर आ गई हूँ बिल्कुल ही नया वीडियो ऑन द टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। सो आज के टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं। तो स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग अहेड विद द टॉपिक, आई होप आपने पहला वीडियो ज़रूर देखा होगा और वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा आप बाकी सारे वीडियोस भी देख रहे हैं। प्लीज़ गो थ्रू ऑल द सब्जेक्ट वीडियोस सो दैट यू विल गेट द असिस्टेंस इन ऑल ऑफ देम। आपको सभी सब्जेक्ट्स में हेल्प मिल जाएगी। तो सारे वीडियोज़ को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक कितना समझ में आया है। चलिए, विद दैट नोट लेट अस मूव अहेड टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और आप उन्हें कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आसपास, उनके हैबिटेट्स क्या हैं और वो आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं या फिर कितने हार्मफुल हैं। ये चीज़ें हमने कवर की थी इन द चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने यूजफुल हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस बिकॉज दे आर यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ओके, इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके लिए कितने हार्मफुल भी हैं। हर चीज़ सिर्फ फायदेमंद नहीं होती है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो डिजीजेस कॉज करते हैं। तो हम इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। आपने देखा होगा कि आपके घर में कर्ड तो सभी खाते हैं। कर्ड इज़ वेरी गुड फॉर गट। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कर्ड का इंटेक करते हैं तो आपका स्टमक अपसेट नहीं होता है। अगर किसी का स्टमक अपसेट है तो उसे कर्ड दिया जाता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं हेल्पफुल है ये वाले। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से प्रेजेंट होते हैं कर्ड में? वहाँ प्रेजेंट होता है लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया, जो आपके मिल्क में प्रेजेंट है ना, लैक्टोज शुगर, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और जब ये लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, इट रिजल्ट्स इन कर्डलिंग ऑफ द मिल्क। उसके अलावा और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ब्रेड बनाने में यूजफुल हैं? तो ईस्ट, बेकर्स ईस्ट आपने सुना होगा, वो ग्लूकोज को यानी कि शुगर को कन्वर्ट करते हैं इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा फ्लफी होता है आपका केक। तो आपका केक फ्लफी क्यों होता है? क्योंकि बेकिंग के कारण इथेनॉल तो एवापोरेट हो गया और जो एयर सैक में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थे उनकी वजह से स्पॉन्जी हो गया आपका केक। देखा कितना बेनिफिशियल है ये आपके लिए, राइट? So microorganisms like yeast and bacteria, they are used in the baking industries. Okay, by multiplying within the dough, they are increasing the size of the dough, like quantity of the dough also they are producing various useful compounds which are very important for the preparation of the particular thing, the particular food item, right? Now commercial use of microorganisms, that was a small scale use है ना, बेकर्स ईस्ट, बैक्टीरिया, मेकिंग ऑफ कर्ड। लेकिन लार्ज स्केल में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। बहुत तरह के एल्कोहलिक बिवरेजेस को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही बनाया जाता है। आप बड़े बड़े वाइनरीज में चले जाइए, अल्कोहल प्रोडक्शन एरिया में चले जाइए, you will find a large size fermenters over there। इस तरह के fermenters होते हैं, ये fermenters होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वाइन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट? दीज अल्कोहलिक बिवरेजेस आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली रैदर देन दैट। विनेगर तो आप खाते ही हैं, राइट? तो विनेगर इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड in the large scale industries, that is acetic acid, that is also produced with the help of microorganisms। yeast का क्या काम है? yeast क्या कर रहा है? yeast करता है sugar into alcohol, ठीक है। अगर आपको याद होगा ग्रेड 7th में आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ी थी, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और आपको इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। सो दैट कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेशन अल्कोहलिक बेवरेजेस आर प्रिपेयर्ड एंड ऑन द लार्ज स्केल यू आर प्रिपेयरिंग देम इन द फर्मेंटर्स। नाउ द अदर यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। आपने सुना तो होगा ही एंटीबायोटिक्स के बारे में, राइट?
What are antibiotics? They are the medicines which are obtained from these microorganisms, यानी कि माइक्रोबियल डिजीजेस को क्योर करने के लिए हम ऐसी ही दवाइयाँ को दे रहे हैं जिनकी वजह से क्या होता है, वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी वो थी पेनिसिलिन, जिसको ऑब्टेन किया था फ्रॉम अ फंगाई कॉल पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, अब क्या ऑब्जर्व किया था इन द गंदे डिशेस में, पर्टिकुलर इस फंगाई के आसपास कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा था। जिन साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये पर्टिकुलर जो फंगाई है ये रेजिस्ट कर रही है ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो इसके कारण डिस्कवरी हुई दिस एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसी तरह से डिस्कवरी हुई। अब तो हमारे पास n नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। ओके, so basically these antibiotics are produced from the microorganisms and they are used to kill the other microorganisms. But all the antibiotics you cannot use on your own. You need a proper doctor assistance. You need a prescripted medicines to cure particular diseases. हर तरह की एंटीबायोटिक पर्टिकुलर डिजीजेस को क्योर नहीं कर पाती है। आपको पता है कुछ बीमारियां फंगाई से होती हैं, कुछ बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं, कुछ वायरस से होती हैं। तो सभी को आप एक तरह के एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे फंगाई इन्फेक्शन है तो आपको एंटी फंगल ड्रग्स लेने पड़ेंगे, राइट। हर तरह को आप एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर हमें मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। आज के दिन में मेडिसिनल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हम अलग अलग तरह के वैक्सीन्स भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से प्रोड्यूस कर पाते हैं। आपको पता है वैक्सीन्स क्या होते हैं? वैक्सीन्स आर बेसिकली द डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर इंजेक्टेड इन योर बॉडी। आपको पता ही होगा कि आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम जैसी एक चीज़ होती है। व्हाट आर इम्यून सिस्टम डूइंग टू यू? इम्यून सिस्टम जो है वो आपको किसी भी तरह की बीमारी से फाइट बैक करने के लिए केपेबल करते हैं कि इफ़ इन केस आपकी बॉडी में किसी तरह का माइक्रोबियल इन्फेक्शन है तो आपके इम्यून सिस्टम में जितने भी फाइटिंग सेल्स होंगे वो उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब एंटीबॉडीज बनेंगी और वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाएगा। और एक अच्छी बात है इम्यून सिस्टम की कि वो याद करके रखते हैं कि हाँ हम इस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में पहले आ चुके हैं, यानी कि हमें पहले ये बीमारी हो चुकी है और अब हम ये बीमारी को इस तरह से क्योर कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली वैक्सीन्स क्या काम करते हैं? वो डेड होती हैं, वो डेड मेडिसिन्स होती हैं या डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब आपकी बॉडी के लिए दे आर फॉरेन बॉडीज, राइट। तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और उन फॉरेन बॉडीज को किल करने के लिए एंटीबॉडीज बनाएगा। ठीक है, और ये एंटीबॉडीज उन पर्टिकुलर डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगे और आपके पास रेडी हो जाएंगे एंटीबॉडीज टू फाइट बैक एक्चुअल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि कोविड में क्या हुआ था? कोविड में जो वैक्सीन्स लगे थे वो एक्चुअली डेड वायरल वैक्सीन्स ही थे। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी में हमको उस पर्टिकुलर वायरस से बचाने के लिए उसी वायरस को इंजेक्ट किया गया था, लेकिन डेड फॉर्म में। हमारी बॉडी को लगा कि कोई बाहर वाला हमारी बॉडी पे अटैक कर रहा है, कोई बाहर वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज कॉजिंग एजेंट हमारी बॉडी को अटैक कर रहा है। तो हमने क्या किया? प्रिकॉशनरी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई, तो अब हम उस पर्टिकुलर बीमारी से इम्यूनाइज्ड हो गए। वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनको वैक्सीनेशन के थ्रू इरेडिकेट कर दिया गया है। जैसे पोलियो नाम की बीमारी जो पहले काफ़ी सुनने में आया करती थी, आपको अगर याद हो तो पोलियो के लिए गवर्नमेंट अभियान भी चलाती है, वो 2 बूंद जिंदगी की, अगर आपने सुना हो तो, राइट। सो इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों को वैक्सीनेशन के थ्रू हम क्योर कर सकते हैं। और वैक्सीन्स हमें कहाँ से मिल रही है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स विच आर प्लेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ वी हैव सॉइल फर्टिलिटी। एज आई टोल्ड यू कि जो सॉइल होता है उसमें नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ना कि सिर्फ नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, इसके अलावा
जो प्लांट्स का वेस्ट है, जो एनिमल्स का वेस्ट है, अगर वो सॉइल में मिक्स होता है तो उसका डिकम्पोजिशन करके उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक माइकोराइजा, राइजोबियम, दे आर हेल्पिंग विथ इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। नाउअडेज बायो फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस, है ना, फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं, biofertilizers are produced which are made by these biological agents helping with increasing the soil fertility only. Okay, एज आई टोल्ड यू कि ये डेड और डिकेइंग मटेरियल का डिकम्पोजिशन करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं। तो आपने कंपोस्ट के बारे में सुना है, आपने मैन्योर के बारे में सुना है, जिसको हमने प्लांट्स एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन के बाद ऑब्टेन किया है। तो जब सारा वेस्ट डिकम्पोज ऑफ हो जाता है, यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली क्लीन हो रहा है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। एज आई टोल्ड यू कि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो इकोसिस्टम का पूरा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि हैं तो इतने टाइनी कि आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन बहुत बेनिफिशियल है, राइट। अब हम बात करेंगे हार्मफुल बैक्टीरियाज की। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कई जगहों पे बहुत बहुत यूज़फुल है, लेकिन थोड़े हार्मफुल भी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यूज्ड एज अ फ्रेंड, वो सिर्फ आपके फ्रेंड है। इस चैप्टर का नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, यानी कि अब तक हमने पढ़ा अबाउट द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात करेंगे कि ये फो क्यों हैं, वाई आर दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल टू यू, राइट। सो why they are harmful? Because they are causing diseases. Okay, disease causing microorganisms are known as pathogens. So they are causing diseases in an individual. They are causing spoilage of food, यानी कि इनकी वजह से फूड भी खराब हो जाता है, डिजीजेस होते हैं इंडिविजुअल्स को। ठीक है, एनवायरनमेंट क्लीन तो हो रहा है, लेकिन अगर डिजीज स्प्रेड हो रहा है तो फिर उस क्लीन एनवायरनमेंट में भी डिस्टर्बेंस आता है, राइट। सो दिस इज हाउ दे आर हार्मफुल एज वेल। सो यू मे हैव कम अक्रॉस सम डिजीजेस लाइक वायरल इन्फेक्शन हो गया है, सर्दियाँ हो गई हैं, राइट, सर्दी हो गई है, आई एम सॉरी। ओके, सो लेट्स मूव अहेड and talk about these harmful microorganisms. सबसे पहले हम बात करेंगे about how are they causing disease. So disease causing microorganisms are known as pathogens. Okay, what is disease? When a person is not capable of doing the regular day-to-day activity, they are not physically fit, okay, you call them diseased. Okay, any of their body organ is not working, any of their metabolic activity has got disturbed, तो उस person को आप disease कहते हैं। ओके, अब कुछ डिजीजेज ऐसे होते हैं जो ऑर्गन की खराबी से हो रहे हैं, कुछ डिजीजेज ऐसे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से डिजीज हो रहा है वो पर्टिकुलर, तो हम उसे क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। और ये जो पैथोजेंस हैं ये एयर, वाटर या फिर खराब खाने के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और हमें पर्टिकुलर डिजीज कॉज करते हैं। आपको एक और बात बताती हूँ, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से एंटर होते हैं तो आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होंगे। अगर खाने या पीने की चीज़ों से आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो आपको स्टमक डिजीज होगा। यानी कि अगर फ्लू, कोल्ड, कफ का बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है तो क्या होगा? आपको सर्दी जुकाम होगा, कफ हो जाएगा, एंड निमोनिया लाइक कंडीशन। निमोनिया इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज। ओके, स्ट्रेप्टोकोकाई निमोने इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया विच इज कॉजिंग दिस पर्टिकुलर डिजीज। तो यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बड़े स्पेसिफिक हैं, जिस ऑर्गन से एंटर करते हैं वहीं पर डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं, ये सभी जानवरों में भी डिजीज कॉज करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोबियल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो फैल भी जाते हैं, तो वो डिजीजेस जो कि एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा रहे हैं उनको हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। और इन कम्युनिकेबल डिजीजेस के स्प्रेड होने का मेजर रीज़न ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, राइट। देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स गिवन, like you can note down cholera, common cold, chicken pox and tuberculosis. These are certain diseases which are caused by the microorganisms. हाँ, इन सभी डिजीजेस को पॉजिटिव एजेंट सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है,
एक ही तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये डिजीजेस कॉज नहीं करता है, ठीक है। अब कुछ जो डिजीजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली एयर, वाटर या फिर अनटाइडी फूड यानी कि गंदे खाने या गंदे पानी के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर होते हैं, और कुछ को एक्सटर्नली पैरासाइटिक, कुछ पैरासाइटिक होते हैं तो वो होस्ट के थ्रू हमारे बॉडी में इफेक्ट करते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम नाम का एक पैरासाइट जो है वो मलेरिया कॉज करता है, और वो हमारी बॉडी तक कैसे पहुंचता है, विद द हेल्प ऑफ दिस मस्कीटो। ओके, so certain microorganisms enter to the body of a healthy person through their vectors, okay, or air, water, unhygienic food or unhygienic water or unhygienic surrounding. इसके अलावा these vectors are also causing disease. एक और बहुत कॉमन वेक्टर है हाउस फ्लाई। आपने देखा होगा हाउस फ्लाई जनरली वहाँ ब्रीड करते हैं जहाँ पे बहुत अनटाइडी एनवायरनमेंट होता है, जहाँ बहुत अच्छा नहीं है एनवायरनमेंट, राइट, साफ सुथरा नहीं है, तो वो उस गंदी जगह पे बैठेंगी। और उसके अलावा फिर वो जाकर आपके आसपास अगर कोई फूड शॉप होगी उसमें जाकर, और वो कवर्ड फूड नहीं है, उस पर जाके बैठेंगी और पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगी, जिसकी वजह से बीमारी होती है। अब मैं बात करूँगी कि एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है, यानी कि ह्यूमंस में कॉलेरा, टाइफाइड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं ऑफ डिजीजेस विच आर कॉज्ड इन ह्यूमंस। रादर देन दीज डिजीजेस दे ऑल्सो कॉज डिजीजेस इन एनिमल्स। कैटल्स में भी ये बीमारी करते हैं, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज एक कॉमन डिजीज होता है कैटल्स में। एंथ्रैक्स होता है जिसमें उनमें बड़े बड़े लीजन्स हो जाते हैं उनकी बॉडी में। उसके अलावा वायरसेस भी इन कैटल्स को अफेक्ट करते हैं। ये तो एनिमल्स की बात हो गई। एनिमल्स के अलावा ये प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं। दे आर नॉट ओनली कॉजिंग डिजीजेज इन एनिमल्स बट दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स ऑल्सो, ओके, लाइक येलो मोज़ेक वेन्स, you can observe these is yellow mosaic vein which you can observe in the leaves of okra, the lady finger, okay. Citrus canker is also a disease which is caused in the citrus food, यानी कि ऐसे फूड में जिसमें सिट्रिक एसिड है, यानी कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ हमें नहीं, दे आर कॉजिंग हार्म टू डिफरेंट एनिमल्स ऑल्सो, दे आर कॉजिंग हार्म टू प्लांट्स ऑल्सो। अच्छा, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं इनको आप क्योर कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, क्योर करने के लिए हमारे पास प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबल है। तो हमें बहुत अवेयर होना चाहिए, छोटी छोटी बीमारियों को लाइटली नहीं लेना चाहिए और टाइम टू टाइम डॉक्टर से प्रिस्क्राइब मेडिसिन का इनटेक करना चाहिए, राइट। तो ये तो थे डिजीजेस विच आर कॉज्ड in the plants and animals by microorganisms. Now we will talk about how are they spoiling the food. जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके फूड आइटम्स में एंटर हो जाते हैं तो वो कुछ टॉक्सिक्स उस फूड आइटम में प्रोड्यूस करने लगते हैं, और वो टॉक्सिक्स अगर हमने इनटेक कर लिया तो हमें क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग, है ना। फूड पॉइजनिंग एक सीरियस इलनेस होती है जिसमें पेट दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, सिकनेस, फीवर, ये सभी चीज़ें हैं। इवन इट कैन कॉज टू द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, इट्स दैट फैटल। तो फूड पॉइजनिंग शुड नॉट बी टेकन लाइटली, राइट। Now we will talk about food preservation. So what is food preservation? अब आपको ये पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमें डिजीजेस होते हैं, राइट। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमारा फूड भी स्पॉइल हो रहा है, तो हम ऐसे क्या मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इस फूड स्पॉइलेज को प्रिवेंट कर पाएँ। आपके पास अलग अलग तरह के फूड आइटम्स होते हैं। अब सभी फूड आइटम्स को आप एक तरह से प्रिजर्व नहीं कर सकते हो, तो फूड प्रिजर्वेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट मेथड्स दैट आर हेल्पफुल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द food so that no microorganism can grow and produce any type of toxics in the same, and we will be prevented from the diseases. With that note, I am winding up this video over here. I hope ये video आपको समझ आया हो. Please let me know in the comment section about the
how it was helpful to you. Thank you so much for watching. Keep watching Sikshastra Education.